तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट क्लास 12th केमिस्ट्री। पहले हम पता कर लेते हैं कि चैप्टर में है क्या। अब ये है सॉलिड स्टेट, मतलब हमें पहले पता होना चाहिए कि सॉलिड क्या चीज़ है। जिसके पार्टिकल्स आपस में टाइटली पैक्ड हों उसको हम सॉलिड कह सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? टाइटली पैक्ड है। और क्या कह सकते हैं कि इनके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जो आपस में फोर्स लग रही है वो बहुत ज़्यादा है, तभी ये बहुत पास पास है। तो हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और अगर मैं इस सॉलिड को हीट एनर्जी प्रोवाइड करूं तो इस सॉलिड के जो पार्टिकल हैं वो दूर दूर जाने शुरू होंगे। यानी कि अगर इसमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करें तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होएगी, लेकिन अगर ये मूव नहीं करते तो इनकी काइनेटिक एनर्जी कम है, यानी कि हीट एनर्जी कम है। तो हम लिख सकते हैं लीस्ट थर्मल एनर्जी थर्मल। तो ये हमने पढ़ लिया कुछ सॉलिड के बारे में, लेकिन इस चैप्टर के अंदर इस सॉलिड को ही आगे दो फर्दर टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट टाइप है हमारे पास क्रिस्टलाइन, और सेकंड टाइप है एमरफस। इस चैप्टर में दो टाइप दिए हुए हैं, लेकिन हम सबसे ज़्यादा क्रिस्टलाइन को पढ़ने वाले हैं और अमरफस की सिर्फ हम डेफिनेशन और इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ करेंगे। तो अब हम करते हैं क्रिस्टलाइन और अमरफस के बारे में। क्रिस्टलाइन में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के वो क्या होंगे? रेगुलर पैटर्न में। रेगुलर पैटर्न का मतलब कि एक के नीचे एक आ रहा है, जो उनके बीच का डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा। लेकिन अमरफस में इसका उल्टा है, वो इरेगुलर पैटर्न है, मतलब कोई भी पार्टिकल कहीं भी है, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, कोई भी प्रॉपर पैटर्न नहीं है। तो अब हम मेन डिफरेंस पे आते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम अगर इसका बनाएं तो यही आएगा कि जो पार्टिकल्स हैं वो रेगुलरली अरेंज है, और इसमें अगर बनाएं तो पार्टिकल्स कैसे हैं? इरेगुलरली अरेंज्ड। अगर हम इसका सेकंड पॉइंट बनाएं, अगर हम इस फिगर को देखें तो अगर हम इस पार्टिकल क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्टिकल्स को कट करें तो या तो हम नाइफ को इस तरह से चलाएंगे, इसमें क्या हुआ, जो इसके पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल हाफ कट हुए हैं। अगर दूसरा ऑप्शन है कि हम इसके पार्टिकल्स के बीच में से चलाएं, मतलब अगर हम कहीं से भी नाइफ को कट कर रहे हैं वो एक सेम प्रोपोर्शन में कट हो रहा है, मतलब कि कैसा कट हुआ? स्मूथ कट। लेकिन अगर हम एमरफस की बात करें, अगर मैं यहाँ से एक कट डालता हूँ, यहाँ पे एक पार्टिकल जो है एच पे कटा है और एक पार्टिकल कटा ही नहीं है, और जो और पार्टिकल्स हैं वो अभी भी सेम लेवल पर नहीं कट गए हैं, तो क्या हुआ? इसको हम कह सकते हैं रफ कट। अगर हम किसी सॉलिड को कट करें वो जल्दी ब्रेक हो जाए, जैसे हम अगर एग्जांपल लें कोल का, अगर हम कोल को किसी भी तरह सीधा कट करने की कोशिश करें तो वो नहीं होता, वो अपने ही लेवल से टूट जाता है। अब थर्ड पॉइंट अगर बनाना चाहें, अगर हम इसमें देखें जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो एक के बाद एक आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, कोई चेंज नहीं आ रहा, तो मैं लिख सकता हूँ लॉन्ग रेंज ऑर्डर। रेंज का मतलब यहाँ पर है पार्टिकल की रिपीटिशन, कि उनकी जो रिपीटिशन है वो एकदम सेम है, एक के बाद एक आ रहा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा? शॉर्ट रेंज ऑर्डर। की अगर हम किसी भी लाइन में बात करें एक के बाद एक आ रहा है, टू के बाद थ्री आ जाए पर थ्री के बाद नहीं आता, मतलब कहीं ना कहीं पे ये टूट जाती है रिपीटिशन, तो आएगा शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ये तो हमारे थे चार बेसिक पॉइंट्स। तो अब हम करने वाले हैं एक बहुत अच्छा डिफरेंस मेल्टिंग पॉइंट का। अब ध्यान से देखें, तो इस पार्टिकल को अगर मैं यहाँ से एक पार्टिकल यहाँ मान लूँ कि इस बॉक्स में मेरे चार पार्टिकल आ रहे हैं, अगर मैं यहाँ से हीट करूँ तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मान लीजिए एक्स आ रहा है। लेकिन अगर मैं इस पार्टिकल को यहाँ से हीट करूँ तो भी इतना ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एक के अंदर चार पार्टिकल हैं, इसके अंदर भी चार पार्टिकल हैं, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट दोनों साइड से हीट करने पर सेम आ रहा है। मान लीजिए ये मेरे पास एक सॉलिड है, अगर मैं इसको यहाँ से हीट करूँ तो भी मेल्टिंग पॉइंट सेम आएगा, और यहाँ से हीट करूँ तो भी मेल्टिंग पॉइंट सेम आएगा। तो ये कौन सा सॉलिड हुआ? क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो मैं अगला पॉइंट क्या लिख सकता हूँ कि फिक्स
या शार्प मेल्टिंग पॉइंट, मतलब कि जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट है वो हमेशा फिक्स रहेगा। और अगर मैं एमरफस की बात करूं, अब यहाँ ध्यान से देखें, अगर मैं यहाँ पर ये वाला पार्ट लेता हूँ तो इसको हीट करने में जो हमारी मेल्टिंग पॉइंट है या हमारी जो एनर्जी लगेगी वो कितनी मान लो लगेगी एक्स, क्योंकि इसमें 3 पार्टिकल है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर वाला कंसीडर करता हूँ, इसमें क्या है 4 पार्टिकल हैं, तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट मान लीजिए वाई लग रही है, तो इसमें वाई ग्रेटर होगा। क्यों ग्रेटर होगा? क्योंकि जो पार्टिकल हैं इसमें कम है उसमें ज़्यादा है, तो मतलब एमरफस में कहीं कम कहीं ज़्यादा है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो हमेशा सेम नहीं रहने वाला। तो यहाँ पे आएगा हैव अ रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट में कोई ना कोई डिफरेंस आ रहा है। अब हम करेंगे इसके आगे वाले पॉइंट्स। तो अब इसका हम करने वाले हैं फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट की अगर बात करें तो क्या होगा, हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूज़न। अगर हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं इसके पार्टिकल को दूर करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए, तो इसकी जो हीट है वो सेम ही रहेगी चाहे हम किसी भी साइड से हीट करें। हैव अ डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूज़न। लेकिन अगर हम एमरफस की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके पार्टिकल इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हैव इनडेफिनेट हीट ऑफ फ्यूज़न। अब सिक्स्थ पॉइंट पे आते हैं जो है ट्रू सॉलिड। ट्रू सॉलिड का मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये एकदम सही सॉलिड है। अगर हम इस सॉलिड को स्टडी करें तो इसके पार्टिकुलर्स रेगुलरली अरेंज्ड हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है, तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल सही सॉलिड है। लेकिन अगर हम एमरफस की बात करें, इसके पार्टिकुलर जो पार्टिकल्स हैं वो इरेगुलरली हैं, मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, सुपर कोल्ड लिक्विड। सुपर कोल्ड लिक्विड वो होता है अगर हम किसी लिक्विड को इतने हाई लेवल पर मेल्टिंग पॉइंट उसका इतना हाई कर दें कि वो बाद में मेल्ट होना मुश्किल हो जाए और वो सॉलिड की फॉर्म में रहे, लेकिन अगर हम उसको मेल्ट करना चाहें तो हम किसी एक लेवल पर कर सकते हैं, तो ये है सुपर कोल्ड लिक्विड। और अगर हम इसको और कोई नाम देना चाहें तो इसका नाम है स्यूडो सॉलिड। अब हम इसके एक मेन पॉइंट पे बढ़ने वाले हैं जो है आइसोट्रोपिक और एनआइसोट्रोपिक। अब करते हैं इसका लास्ट और मेन पॉइंट। तो अब आता है इसका एक लास्ट पॉइंट जो है हैव आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज। और इसमें है हैव एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज। अब हम पहले समझ लेते हैं कि आइसोट्रोपिक और एन आइसोट्रोपिक में डिफरेंस क्या है। आइसोट्रोपिक की अगर मैं एक लाइन लिखूं कि सेम वैल्यूज ऑफ एनी फिजिकल प्रॉपर्टी इज या इन डिफरेंट डायरेक्शन। और अगर आइसोट्रोपिक में सेम वैल्यूज हैं तो एन आइसोट्रोपिक में इसका उल्टा कर दो, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एनी फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। इसका अच्छे से मतलब समझ लेते हैं कि अगर आपने 11th क्लास या 10th क्लास में पढ़ा होगा रिफ्रैक्शन के बारे में, अगर हम किसी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एक लाइट को पास करें तो उसका क्या होता है, रिफ्रैक्शन होती है। मान लीजिए एक ये मीडियम मैंने लिया है, ये डेंसर मीडियम है, और बाहर वाला क्या होगा, रेयर मीडियम। अगर मैं इसमें से एक लाइट पास कराता हूँ, अगर हम बात करें एमरफस की, तो अगर मैं लाइट पास कराऊँ तो एक रिफ्रैक्शन हुई, मान लीजिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भी आ रहा है, और वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं इसको कोई और डायरेक्शन से लाइट पास कराऊं, अगर मैं नीचे से कराऊं तो वो भी सेम आए। और अगर मैं ऐसे ही कोई भी डायरेक्शन से अगर लाइट पास करा रहा हूं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम आ रहा है तो वो क्या होगा, एमरफस।
और लेकिन अगर इसका उल्टा कर दे, अगर ये मान लीजिए पानी की बोतल है और इसमें से मैं लाइट पास कराना चाहता हूँ, तो कोई भी डायरेक्शन से अगर लाइट पास करा रहा हूँ तो जो उसकी वैल्यू आ रही है, जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर वो डिफरेंट आ रहा है तो वो कौन सा है? क्रिस्टलाइन। अब करते हैं इसका फिगर के तौर पर। अगर एमरफस में हमारे पार्टिकुलर्स इरेगुलरली अरेंज्ड है, तो अगर मैं मान लूँ ये ए है, तो हमें पता नहीं है कि ए के बाद ए ही आएगा। तो अगर इरेगुलर हैं तो ए बी कुछ भी मान सकते हैं, जैसे यहाँ भी ए आ जाए, बी आ जाए, ए आ जाए, फिर ए आ जाए, फिर बी, फिर बी। कोई इरेगुलर पैटर्न नहीं है, कोई भी पार्टिकल कहीं भी है। मान लीजिए मैंने अब यहाँ पर एमरफस ले लिया है। अगर मैं इसमें किसी भी डायरेक्शन से लाइट पास कराऊँ, अगर मैं यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लूँ कि ए का हमारा है 1.5 और बी का है 0.8, कि अगर ए से पास हो रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और बी से पास हो रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 0.8। तो अब देखते हैं कि इसकी वैल्यू सेम आ रही हैं या कैसे आ रही हैं। अगर मैं इसको यहाँ से पास कराऊँ तो वैल्यू क्या आनी चाहिए? देखो इस लाइन में क्या है, ए और बी, मतलब ए की वैल्यू ज़्यादा है और बी कम है, तो मतलब जो लाई करेगी वो ए वाली साइड करेगी वैल्यू। तो मान लीजिए लगभग 1.27 आ रही है, लगभग 1.27 है। लेकिन अगर मैं इसकी डायरेक्शन बदलूं, मान लीजिए मैंने यहाँ से किया, अब क्या हो रहा है, यहाँ पर तो 3 ए आ गए और एक भी है, तो मतलब वैल्यू और ए की तरफ बढ़ेगी। मान लीजिए यहाँ पर आ गया 1.30। अब मैं एक और डायरेक्शन चेक कर लेता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ से पास कराई, तो भी क्या है, ए बी ए, 3 ए और 1 बी है, तो भी 1.30। तो अगर हम ऑब्जर्व करें कि जो इनकी वैल्यूज़ आ रही हैं वो मोस्ट प्रोबेबली इक्वल है, तो जो हमारी लाइन जो कंसीडर हो रही है, सेम वैल्यूज ऑफ एनी फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, ये हमारी बिल्कुल सही प्रूव हो रही है। अब हम कहते हैं क्रिस्टलाइन का। अब क्रिस्टलाइन के पार्टिकल्स को फटाफट से ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए क्रिस्टलाइन के पार्टिकल्स हैं, तो हमें पता है कि ये बिल्कुल रेगुलर पैटर्न में होंगे। तो ए, उसके बाद बी, अगर ये पैटर्न चल रहा है तो फिर से ए आएगा। अब मैं इस साइड जाऊं तो फिर बी ए बी, फिर ए बी ए, फिर बी ए बी। अगर मैं यहाँ देखूँ तो पार्टिकल्स जो है उसके साथ वाला उसके अपोजिट का है। मान लीजिए यहाँ पे ले तो ए के उधर भी बी है, इधर भी बी है, नीचे भी बी है, और इधर ले बी को ले तो फिर इधर उसके जो सराउंडिंग्स में है वो अपोजिट है। तो अब हम अगर इसमें से लाइट पास करा के देखें, अगर मैं यहाँ से लाइट पास करा रहा हूँ, देखो सारे ए आ रहे हैं, ए आ रहे हैं, तो यहाँ पे 1.5 लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं यहाँ से लाइट पास कराता हूँ, बी ए दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो लगभग 1.15 इनके मिड का नंबर आ जाएगा। और अगर मैं इसी को यहाँ से भी पास करा दूँ तो भी क्या आएगा, 1.15। तो हमने क्या देखा कि जो इसकी वैल्यूज़ हैं वो हर पॉइंट से चेंज आ रही हैं, डिफरेंट आ रही हैं। तो हमने जो हमारी लाइन है वो सही प्रूव हो रही है, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एनी फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो अब हम इस क्रिस्टलाइन और एमरफस का डिफरेंस कर चुके हैं। अब हम करते हैं कि आगे हमें इस चैप्टर में क्या करना है। अब इस सॉलिड को हम दो टाइप में डिवाइड कर रखा है, क्रिस्टलाइन और है एमरफस। अब हम एमरफस हमें जितना इस चैप्टर में करना था वो हमने कर लिया है। अब इसमें क्रिस्टलाइन को ही आगे फर्दर टाइप्स में डिवाइड कर रखा है, जिसके हैं 4 टाइप्स। पहला है मॉलिक्यूलर, फिर है आयनिक, कोवेलेंट और है मेटेलिक। और इस मॉलिक्यूलर को भी आगे और डिवाइड कर रखा है 3 टाइप्स में, जो है पोलर,
नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। अब हम करने वाले हैं मोलिकुलर का पार्ट। इस पार्ट को कंप्लीट करने के बाद हम आएंगे इन तीनों के ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि पोलर कौन से होते हैं। अगर मैं एग्जांपल लूँ HCl का, तो H और Cl के बीच में है तो कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि ये शेयरिंग से बना है। लेकिन हमें पता है कि Cl जो है वो H से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो इसकी बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो Cl के पास रहेगा। ये जो H का इलेक्ट्रॉन था वो Cl की तरफ चला गया, क्योंकि Cl H से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर हम बात करें कि H ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, आना साइन चाहिए पॉजिटिव, पर अभी पूरी तरह से नहीं किया क्योंकि अभी भी बॉन्ड बना हुआ है। और Cl ने इलेक्ट्रॉन गेन तो किया है, उसके एक पास तो आ गया है, लेकिन पूरी तरह से नहीं आया क्योंकि बॉन्ड अभी बना हुआ है। अगर वो बॉन्ड ना बना होता और ट्रांसफर हो चुका होता तो वो Cl नेगेटिव अलग होता, लेकिन बॉन्ड बना हुआ है तो इसने पूरी तरह से नहीं दिया इसलिए स्लाइटली पॉजिटिव, और इसने पूरी तरह से नहीं लिया इसलिए स्लाइटली नेगेटिव। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में एक जगह स्लाइट पॉजिटिव बने या स्लाइट नेगेटिव बने, यानी कि कोई दो पोल बने, तो उसको बोलते हैं हम पोलर कंपाउंड्स। अगर दो पोल बन रहे हैं तो इसको दो पोल की वजह से एक और नाम दिया गया है डायपोल कंपाउंड्स। तो हम पोलर के बहुत सारे एग्जांपल्स भी आ जाते हैं, लेकिन एक अगर और बात आती है, अगर मैं NH3 का डायग्राम ड्रॉ करना चाहूँ तो इसका हमें पता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन H तो यहाँ पर 3 ही है, तो H की पोजीशंस क्या हुई, नीचे वाली। तो अभी भी हमारा एक बॉन्ड बच रहा है, तो वहां पे क्या आएगा, लोन पेयर। अब इस लोन पेयर की वजह से ये जो पूरा कंपाउंड है वो बन जाता है पोलर। ऐसा क्यों हुआ अब वो देखते हैं। अब देखिए, अगर हमें पता है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है वो नाइट्रोजन की तरफ होएगी। लेकिन अगर नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ गेन कर लिया, लेकिन उससे ज़्यादा पावर किस में है, लोन पेयर में, तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की तरफ जाएंगे। तो नीचे क्या बनेगा, स्लाइटली पॉजिटिव, और ऊपर क्या बनेगा, स्लाइटली नेगेटिव। तो इसमें भी जो ये दो पोल बने हैं, इनकी वजह से हम NH3 को डायपल भी कह सकते हैं। और इस एग्जाम्पल से हम एक ये बात भी प्रूव कर सकते हैं कि जिस कंपाउंड में लोन पेयर हो वो कौन सा कंपाउंड होगा, पोलर या डायपल। तो अब बात करते हैं कि हमें डिफरेंस कैसे करना है। अब पोलर और पोलर के बीच में जो फोर्स लगती है उसको हम बोलते हैं डायपल डायपल फोर्स। और इसके कोई एग्जाम्पल अगर हम लिखना चाहें तो हमारा बन सकता है H2O, O3, NH3, HCl। ऐसे ही हमारे यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। लेकिन एक बात इनके मेन डिफरेंस की आई है कि अगर एनी मॉलिक्यूल्स कि कोई भी मॉलिक्यूल्स जिसके पास लोन पेयर हो वो कौन से होते हैं, पोलर कंपाउंड्स। बहुत इजी होगा। अब करते हैं हम नॉन पोलर। नॉन पोलर में क्या हुआ, जिसमें पोल ना बने। अगर मैं H2 की बात करूं, H2 का जो बॉन्ड है वो H और H के बीच में है। अब दोनों की पावर यहाँ पर सेम है, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो दोनों की जो शेल है उसके बिल्कुल सेम रहने वाला है। मतलब ना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इधर होगा और ना ज़्यादा इधर होगा, तो कोई भी पोल नहीं बनने वाला, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं नॉन पोलर। और इन नॉन पोलर के बीच हमने 11th क्लास में पढ़ा है जो बॉन्ड है वो कौन सा होता है, डिस्पर्जन या फिर लंदन फोर्स। ये हम 11th में पढ़ चुके हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कोई भी दो एटम्स का बॉन्ड बना हो,
ये कौन से हमारे एग्जांपल्स हैं नॉन पोलर के। और इसकी अगर मैं लाइन लिखना चाहूँ तो मॉलिक्यूल्स, इसका उल्टा कर दो, मॉलिक्यूल्स विदाउट लोन पेयर, कि जिनके पास लोन पेयर नहीं है वो कौन से कंपाउंड हैं, नॉन पोलर। अब हम करने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। कई बच्चे हाइड्रोजन बॉन्ड और पोलर कंपाउंड्स में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि अगर कोई ऐसा एग्जांपल आ जाए कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड का है या पोलर का है, ये बताना उनके लिए मुश्किल होता है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड वो होते हैं जिसका एच ओ के साथ जुड़ा हो, एफ के साथ जुड़ा हो या एन के साथ जुड़ा हो, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड। मान लीजिए अगर मैं एच एफ का बॉन्ड बनाता हूँ, एच एफ के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, एक भी कोई भी मॉलिक्यूल ले लें यहाँ पर, तो उनके बीच में जो फोर्स है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल लिए हैं। अब हमें पता है अगर ये बॉन्ड शेयरिंग से बना हुआ है तो ये है कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी यही कोवेलेंट बॉन्ड है, मतलब कि कोई कंपाउंड के बीच के जो बॉन्ड बने हुए हैं वो कौन से हैं, कोवेलेंट। लेकिन अब जो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है एफ और एच के बीच में, मॉलिक्यूल्स के आपस के बीच में, ये कौन सा बॉन्ड है, एच बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर मैं ऐसे ही कोई और एग्जांपल लूं, मान लीजिए मैं H2O की बात करूं, तो इनके बीच के भी जो ये वाले बॉन्ड हैं वो कौन से हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। पर अगर मैं इनके मॉलिक्यूल के बीच के अट्रैक्शन की बात करूं तो ये बॉन्ड होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। पर अगर एक कंफ्यूजन ये आती है कि F तो H से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इस साइड जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो ये कौन से होने चाहिए, पोलर, स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव, तो ये पोलर होने चाहिए। लेकिन अगर मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड H और F, H और O और NH3 और NH3 के बीच की बात करें तो वो कौन सा बॉन्ड होएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब मैंने कहा कि NH3 और NH3 के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड होगा वो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, और NH3 के अंदर जो बॉन्ड होंगे वो कौन से होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। अब बढ़ते हैं आगे। तो इसके हम कुछ एग्जांपल्स लिख दें, जैसे कि HF, H2O और NH3, इसके 3 मेन एग्जांपल्स हैं हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड के। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमने क्रिस्टलाइन के मॉलिक्यूलर का पार्ट कंप्लीट कर लिया है, अब हम करने वाले हैं आयनिक, कोवलेंट और मेटेलिक। अब हम डिफरेंस करने वाले हैं आयनिक सॉलिड और मेटेलिक सॉलिड के बीच में। अगर मैं आयनिक की बात करूं तो मेन एग्जांपल हमारे पास आता है NaCl का, जो सबसे कॉमन एग्जांपल है आयनिक बॉन्ड के लिए। अगर मैं इसके एक मॉलिक्यूल की बात करूं तो इसके पूरे सॉलिड में इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, तो मैं यहाँ पर और मॉलिक्यूल ड्रॉ कर देता हूँ NaCl के। अब ये जो NaCl के बीच का बॉन्ड है ये बना है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव से। अब हमारे पास मैंने यहाँ पर ले लिए हैं NaCl के 3 बॉन्ड। अब इन 3 बॉन्ड के अंदर जो बॉन्ड बना हुआ है वो कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे हुआ, अगर किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होता है तो वो होते हैं आयंस। अब मान लीजिए यहाँ पे Na पॉजिटिव है तो इसका नाम पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायन है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो कौन सा नाम है, एनायन। इससे क्या क्लियर होता है कि 2 आयंस के बीच का बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड। अब हमें बात करनी है पूरे आयनिक सॉलिड की, मतलब इनके मॉलिक्यूल्स के बीच के बॉन्ड की। तो हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तो Cl नेगेटिव दूसरे मॉलिक्यूल के Na पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, और ये Cl नेगेटिव भी एक मॉलिक्यूल के Na पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, और ये भी आपस में अट्रैक्ट करेंगे। ऐसे ही ये कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तभी ये सॉलिड बना है।
तभी ये सॉलिड बना है। अब क्या हुआ, अब ये भी एक आयंस है, अब इनके बीच के बॉन्ड को भी हमने बोला है आयनिक बॉन्ड। तो हम मेन डिफरेंस कैसे कर सकते हैं, कोई भी सॉलिड जिनके मॉलिक्यूल्स के अंदर का बॉन्ड भी आयनिक हो और जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड भी आयनिक हो, मतलब जो सारे बॉन्ड हैं उस सॉलिड के अंदर वो आयनिक बॉन्ड हो, तो वो कौन सा सॉलिड होगा, आयनिक सॉलिड। अगर हम बात करें मेटेलिक सॉलिड की, अब मेटल्स की बात करें, मैंने मान लीजिए मेटल लिया है Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव मेटल लिया। अब ये सिर्फ अकेला तो प्रेजेंट नहीं होगा, अब पॉजिटिव लिखा है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ होगा। अब किसी भी सॉलिड में उसका मॉलिक्यूल एक नहीं होगा, बहुत सारे होंगे, तो मैं यहाँ पर भी 3 मॉलिक्यूल बना सकता हूँ। अब ये जो सिंगल Na पॉजिटिव है ये तो हो गया हमारा मेटल, ठीक है। अब हमें क्या दिख रहा है कि ये तो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इनके बीच का जो बॉन्ड होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, मेटल और इलेक्ट्रॉन के बीच का बॉन्ड होगा मेटेलिक बॉन्ड। लेकिन हम मॉलिक्यूल के अंदर की बात करें, मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड बना हुआ है ये भी कौन सा बॉन्ड है, मेटेलिक बॉन्ड। क्यों है, एक मेटल एक इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बॉन्ड बना है ये भी मेटेलिक बॉन्ड है, और इनके बीच के आपस का अट्रैक्शन जो है उसका नाम भी मेटेलिक बॉन्ड है। मतलब कोई भी सॉलिड जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड और मॉलिक्यूल के अंदर का बॉन्ड मेटेलिक हो वो होता है मेटेलिक सॉलिड। मे बी ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा मेटेलिक सॉलिड और आयनिक सॉलिड में डिफरेंस क्या है। अब हम इसका मेन डिफरेंस करने वाले हैं, ये तो हो गया हमारा डायग्रामेटिकली। अब हम इस पे थोड़ा थ्योरेटिकली आते हैं। अगर मैं यहाँ लिखूँ, अब ये पता होना चाहिए, अगर ये Na पॉजिटिव है तो आयन, ये आयन ही। अब मैं इसको नाम अगर कैटायन बोलूं तो यह गलत होगा, क्योंकि कैटायन वही होता है जहां पे एनायन हो, लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन है, ये कोई एनायन नहीं है, तभी इसका नाम दिया गया है कर्नल, KERNEL, कर्नल। और ये तो हमारा है फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब जिसका किसी और एनायन के साथ बॉन्ड नहीं है। अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट बनाना चाहूँ तो क्या बन सकता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन। क्योंकि फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इनके थ्रू जो हमारा चार्ज है वो इसके अंदर से पास हो सकता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी गुड कंडक्टर है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्यों, अगर ये आयंस के बीच का बॉन्ड है तो ये आपस में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन करेगा। अगर अट्रैक्शन हो रही है तो थोड़ी भी मूवमेंट हो रही है, अगर थोड़ी सी भी मूवमेंट हो रही है तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जा सकता है, ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। क्योंकि इसके अंदर आयंस इन्वॉल्व हैं तो हम क्या कह सकते हैं, ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पर एक एक्सेप्शन नहीं कहेंगे, एक मेथड भी नहीं कहेंगे, एक इसकी फॉर्म कह सकते हैं कि ये बिल्कुल प्रॉपर सॉलिड में है तो ये एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। और अगर ये मोल्टन स्टेट में है, अगर इसके अंदर थोड़ा से भी मॉइस्चर है तो ये एक गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। लेकिन इसमें बिहेव तो करेगा गुड कंडक्टर की तरह, बिहेव एज गुड कंडक्टर इन बोथ सॉलिड एंड मोल्टन स्टेट। अब हम करते हैं इसका एक एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने आयनिक सॉलिड में NaCl लिया है। अगर हम NaCl की बात करें मतलब कि नमक,
हमारे घर में यूज़ जो होता है नमक है, अगर आप उसको ध्यान से स्टडी करें, अगर आप एक मान लीजिए नमक का पैकेट आपके पास है, उसमें से आप एक करंट को पास थ्रू कराना चाहते हैं, अभी आपने पैकेट नहीं खोला है तो वो पास नहीं करेगा। मतलब कि अगर वो सॉलिड की फॉर्म है तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर आप उस नमक को थोड़ी देर के लिए एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो वो अपने आप मॉइस्चर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से उस सॉलिड के अंदर हल्का भी मॉइस्चर आ गया तो वो एक गुड कंडक्टर होगा। तो हमने आयनिक और मेटालिक के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब हम करने वाले हैं कोवेलेंट। तो अब यहाँ पर हम कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। अब यहाँ पर मैंने लिखा है नेटवर्क सॉलिड, इसको हम नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अगर हम कोई भी एग्जांपल हैं तो उसके अंदर जो हमारा बॉन्ड बनता है, जो हमारा मॉलिक्यूल बनता है, उसके अंदर इतना बड़ा नेटवर्क होता है, इसलिए हम उसको नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। और ये जो कंपाउंड्स हैं वो बहुत बड़े होते हैं साइज में, जेंट मॉलिक्यूल होते हैं। आइए देखते हैं। अब इसका एग्जाम्पल मान लीजिए हमने लिया है डायमंड, सबसे कॉमन एग्जाम्पल इसका है डायमंड। अगर मैं डायमंड के स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर है 3D कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अभी रीजन पता लग जाएगा कि हमने इसका नाम ऐसा क्यों रखा। अब हम मान लीजिए एक कार्बन है। अब हमें पता है कि कार्बन अपने 4 बॉन्ड बनाता है, तो मैं इसके 4 बॉन्ड बनाऊं तो लगभग इस तरह से बनेंगे, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। लेकिन अब यही डायमंड की खासियत है कि ये जॉइन तो होता है कार्बन से, लेकिन उसके बाद भी उसके साथ क्या जुड़े होते हैं? कार्बन। अब सिमिलरली ऊपर वाले कार्बन की तरह नीचे वाले कार्बन के भी 3 बॉन्ड और बनेंगे। एक पहले से बना हुआ है, 4 टोटल होने चाहिए, एक पहले का है और 3 और बना दिए। ऐसे ही सबके बॉन्ड बनेंगे। अब सिमिलरली इनके आगे भी कार्बन जुड़े हुए हैं, जिनके और आगे फर्दर 3 बॉन्ड बनते जाएंगे। तो इस तरह एक टेट्राहेड्रल नहीं, बहुत सारे टेट्राहेड्रल बनेंगे। तभी हमने बोला 3D कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये एक तो ये बहुत हार्ड होता है। क्यों हार्ड होता है? क्योंकि 2 कार्बन के बीच का बॉन्ड शेयर हो रहा है, और इतना हार्ड होएगा आप सोच भी नहीं सकते। और क्या होता है? इंसुलेटर, क्योंकि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई मोमेंट नहीं है, इसलिए हम इसको इंसुलेटर भी बोल सकते हैं। अब एक और एग्जांपल आता है हमारे पास, सिलिकॉन कार्बाइड। 12th में का मेन एग्जांपल है हमारा सिलिकॉन कार्बाइड। ये भी डायमंड की तरह बहुत हार्ड होता है और इंसुलेटर बिहेव करता है। लेकिन इस कोवलेंट के अंदर एक एक्सेप्शन ये आती है, वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं तो एक ये हेक्सागन बना दिया है मैंने, ऐसे ही इसके साथ दूसरा जुड़ा हुआ है। अब तो ऐसे ही हेक्सागन्स को मिला के एक पूरी रिंग कवर होएगी। अब उस रिंग के नीचे एक और रिंग है, एक लेयर की फॉर्म में है। मान लीजिए मेरा हैंड जो है ये 3 हेक्सागन की एक लेयर है, और मेरा दूसरा हैंड जो है वो दूसरे हेक्सागन की लेयर है। तो इन लेयर्स के बीच में ये अब ऊपर नीचे है, ना कि साथ में, ये ऊपर नीचे है। जो इनकी लेयर्स बनी हुई हैं इसको हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, तभी इसका नाम है हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर। अब इन लेयर्स के जो अंदर बॉन्ड बना हुआ है ये तो है प्योर कोवलेंट बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में है। लेकिन अब इन कार्बन के बीच में थोड़ी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है, जो इनके लेयर्स के बीच में है। इसको हमने बोला है वीक वंडरवॉल फोर्स। क्या बोला है? वीक वंडरवॉल फोर्स। जो इनके लेयर्स के बीच का फोर्स है वो है बहुत वीक, और साइंटिस्ट के नाम की वजह से हम इसको बोलते हैं वीक वंडरवॉल फोर्स। अब एक्सेप्शन इसे क्यों कहा गया? अगर हम इस ग्रेफाइट को कट करना चाहें
अगर मैं नाइफ को इनके लेयर्स के बीच में से कट करता हूँ तो ये बहुत इजीली कट हो जाएंगे, क्योंकि इनका जो बीच का फोर्स है वो बहुत वीक है। मतलब ये एक तरह से सॉफ्ट है और स्लिपरी भी है। और यहाँ पर क्या आ सकता है, अगर मैं इसके अंदर कार्बन की बात करूं, एक कार्बन तो है यहाँ पर, अब इसके 4 बॉन्ड की जगह यहाँ पर 3 बॉन्ड पूरे हुए हुए हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अभी भी इसका खाली बैठा है, जिसको हमने बोला है फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर किसी भी कंपाउंड में फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसा होगा, गुड कंडक्टर। किसकी प्रेजेंस में, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन की वजह से ये एक गुड कंडक्टर है। हमने यहाँ पर कोवलेंट